अस्सलाम वालेकुम का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो आपके पास टॉपिक है वो है लीनियर एंड जनरल मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट तरह के हमारे पास इकोनॉमिकल मॉडल्स हैं। तो आज जो मॉडल सबसे पहले हमने डिस्कस करना है उसमें जो वेरिएबल है वो है डमी वेरिएबल। आपने डमी वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम सेकंड मॉडल करेंगे, वो है क्वेक मॉडल। सबसे पहले डमी वेरिएबल क्या होता है। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। लेट सपोज एक वेरिएबल आपके पास है वॉर टाइम, दूसरा वेरिएबल आपके पास है पीस टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी एक वेरिएबल के साथ डमी वेरिएबल 1 यूज करते हैं कि कितने टाइम वॉर हुई है, और दूसरा वेरिएबल जो होता है जैसे कि पीस टाइम, तो वहां पे आप सपोज करते हैं कि इस अरसे में डमी वेरिएबल क्या होगा, 0। जिस तरह से हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं कि अगर हम यस किसी भी चीज के लिए यस अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 1 वेरिएबल यूज होता है, यानी 1 नंबर यूज होता है, बाइनरी डिजिट। और अगर किसी चीज के लिए हम नो यूज करते हैं तो उसके लिए फिर जो बाइनरी नंबर यूज होता है वो होता है 0। तो यहाँ पे डमी वेरिएबल सेम वही टॉपिक है जो कि हम बाइनरी नंबर में करके आए हैं। अगर आप वार टाइम को कंसीडर करेंगे तो वार टाइम में यस होगा। जिस भी ईयर में वॉर हुई होगी तो वहां पे डमी वेरिएबल 1 होगा, और जिस भी ईयर में वॉर नहीं हुई होगी वहां पे डमी वेरिएबल 0 कंसीडर होगा। बेटा, वर्बली डिफाइन करने के बाद डमी वेरिएबल को अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आप मॉडल में किस तरह से डमी वेरिएबल को यूज करेंगे। बेटा यहाँ देखें, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उसी के हिसाब से यहाँ पे थ्योरी है। आपके पास टॉपिक है लीनियर एंड जनरल मॉडल, और सब टॉपिक इसका है डमी वेरिएबल्स। अब डमी वेरिएबल होता क्या है। जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी डेटा की, तो वहां पे फॉर सपोज आपके पास कोई भी दो डेटा हैं, यानी हाफ ईयर आपके पास, जैसे हम सीजन की बात करें तो हमारे सीजन आपको पता है वेरिएट करते हैं, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। तो यहाँ पे जब वेरिएशन आती है एक ही पीरियड में डिफरेंट वेरिएशन आती है, तो वहां पे हम क्या, अगर किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो वहां हम एक वेरिएबल यूज करते हैं जिसे कहा जाता है डमी वेरिएबल। अब होता क्या है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ विंटर को कंसीडर कर रहे हैं तो आप उस पीरियड में डमी वेरिएबल की वैल्यू 1 लेंगे। बाकी जो समर का पीरियड होगा वहां पे आप डमी वेरिएबल 0 लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वॉर टाइम एंड पीस टाइम। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं वॉर टाइम को, तो वहां पे आपने डमी वेरिएबल 1 लेना है जिस जिस पीरियड में जिस जिस ईयर में वॉर हुई है। और जब वॉर नहीं हुई, पीस टाइम चल रहा है, तो वहां पे आपने डमी वेरिएबल को असाइन करना है एज 0। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास जब आपके पास इस तरह के सेम पीरियड में दो आपके पास कैटेगरीज आ जाएं या डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाएं, तो उन क्लासिफिकेशन के लिए हम डमी वेरिएबल को यूज करते हैं। अब डमी वेरिएबल किस तरह से लिया जाता है और क्या चीज पे ये इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे देखें, डमी वेरिएबल कैन आल्सो बी यूज टू कैप्चर चेंजेस। डमी वेरिएबल वो ऑपरेटर है जो कि हमें बताता है चेंजेस के हवाले से कि चेंजेस कहाँ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट में हो रही हैं, या चेंजेस आपकी स्लोप में हो रही हैं, या दोनों चीजों में हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो तीन इक्वेशंस मैंने कोट किए, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंज है वो इंटरसेप्ट में, जो डमी वेरिएबल आपके पास ऐड किया जा रहा है वो कांस्टेंट टर्म इंटरसेप्ट टर्म b2 के साथ किया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जो डमी वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करेगा चेंजेस इंटरसेप्ट की।
सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर करें। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1x प्लस b2x डी। अब यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है वो आपके साथ जो आपको कैप्चर करके वैल्यूज देगा वो देगा चेंजेस इन द स्लोप। स्लोप क्यों? क्योंकि x पैरामीटर यहाँ पे ऐड है, तो ये आपके पास स्लोप की इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। थर्ड आपके पास है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1x प्लस b2d प्लस b3xd। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इंटरसेप्ट के साथ भी डमी वेरिएबल यूज हो रहा है और उसके साथ साथ स्लोप के साथ भी डमी वेरिएबल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम डमी वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने डेटा को जस्टिफाई कर सकें। उसके साथ साथ डमी वेरिएबल आपके पास 2 से ज़्यादा वैल्यूज क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8.2 है। उस एग्जाम्पल नंबर 8.2 को हम कंसीडर करेंगे टेबल 8.2 की वैल्यूज को लेकर, ताकि आपको डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो कि किस तरह से हम वैल्यूज को लेंगे और किस तरह से फिर हम उसके डेटा को सॉल्व करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैम डमी वेरिएबल क्या होता है, यूज किस जगह पे होता है? बेटा जब आपके पास सेम डेटा में कहा जाए कि इतने टाइम तक आपके पास वॉर टाइम है, इतने टाइम तक आपके पास पीस टाइम है, यानी क्लासिफिकेशन आ जाए, जी जी मैम। क्लासिफिकेशन आ जाए, आपको एक चीज को कंसीडर करना हो पूरे पीरियड में कि कब हमारे पास ये जी जी सूरत हाल है और कब हमारे पास ये सूरत हाल है, तो वहां पे डमी वेरिएबल यूज होता है। अब अगर आपने वॉर टाइम को कंसीडर करना है तो आप पीस टाइम के लिए 0 यूज करेंगे, वॉर टाइम के लिए 1 यूज करेंगे, जैसे कि हम बाइनरी डिजिट यूज करते हैं। आपको पता है कंप्यूटर जी की मैम। लैंग्वेज बाइनरी है। जहाँ पे हमें जी डेटा मैम। कोई चीज कोड करनी होती है वहां पे वो 1 लेता है और जहाँ उसका आंसर यस 9 मैम। होता है वहां वो 0 लेता है। तो यहाँ पे सेम यस बाइनरी डिजिट वाला काम है, 2 डिजिट आपके यूज हो रहे हैं 1 और 0। हम डमी वेरिएबल यही 2 यस। लेंगे, एक 1 और एक 0। 0 वहां लेंगे जहाँ पे अंडर कंसिडरेशन कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, और 1 यस मैम। वहां लेंगे जो चीज अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है मैम। तो बेटा अगर आप लोगों के पास बुक है तो पेज नंबर 182 ओपन करके रखें। डेटा में लिखवा रही हूँ टेबल 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। ईयर आपके पास गिवन है 1939 से लेके 1954 तक। 1954। अब सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, यानी कितने हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है। तो एन की वैल्यू बेटा आपके पास आई है 16, यानी आपके पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है वो बराबर है 16 के। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स वाई की। ये आपके पास ऑब्जर्व डेटा है। ऑब्जर्व डेटा में जो वाई की वैल्यू है वो है 9.3, 13.1, 17.9, 9.9, 5.8, 7.2, 10.6, 30.7, 34.0।
45.9, 35.3, 53.8, 59.2, 52.3, 53.3, 52.7। अब हम इसका टोटल ले लेंगे ताकि हम इसका मीन मालूम कर सकें। डेटा का टोटल लिया हमने, सम आपके पास आया है 490। अब हम इसका मीन लेंगे, तो आपके पास मीन आया है 30.675। अब इसी तरह से हम एक्स वैल्यूज लेंगे, एक्स वैल्यूज आपके पास है 90.8, 100.0, 124.9, 158.3, 192.0, 210.5, 212.3, 209.3, 232.8, 259.1, 258.0, 286.2, 330.2, 347.2, 333.1, 366.3। बेटा जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो भी 366 है, पर उसके साथ 0.1 है। अब क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है टेबल 8.2 गिव ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वाई आपके पास है प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और एक्स आपके पास है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बोथ इन बिलियंस ऑफ करंट डॉलर। दोनों की जो वैल्यू आपको दी गई है वो डॉलर में दी गई है। फॉर द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1939 टू 1954, और जो आपके पास डेटा का ईयर है वो 1930 यानी पीरियड जो है वो 1939 से 1954 तक है।
यूजिंग d इज इक्वल टू 1 आपने d इज इक्वल टू 1 लेना है फॉर द वॉर ईयर्स 1942 से लेके 1945 तक एंड d इज इक्वल टू 0 और आपने बाकी जो पीरियड्स है उसके लिए d की वैल्यू 0 लेनी है। तो सिर्फ आपने क्या ख्याल करना है, जहां पे 1942 से 1945 है वहां पे आपने d की वैल्यू 1 लेनी है। हम 1942 से लेके यहाँ डी की वैल्यू 1 रखेंगे, 43 में डी की वैल्यू 1 रखेंगे, 44 में डी की वैल्यू 1 रखेंगे और 45 में डी की वैल्यू 1 रखेंगे। बाकी जितने रिमेनिंग आपके पास पीरियड है वहां पे आपने डी की जगह 0 पुट करना है। अब क्योंकि डमी वेरिएबल है इसे हमने टोटल नहीं करना तो हम इसे टोटल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हमें डमी वेरिएबल का टोटल भी करना है और उसका मीन भी निकालना है तो फिर हम इसका टोटल भी लेंगे और इसका मीन भी निकालेंगे। अच्छा, सेकेंडली डमी वेरिएबल के बाद आपने लेना है स्मॉल वाई की वैल्यू आपको लेनी आती है। हमने लास्ट टाइम भी किया था। स्मॉल वाई किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ वाई माइनस मीन ऑफ वाई। तो अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्मॉल वाई मिल जाएगा। आप देखें स्मॉल वाई की वैल्यू जो आपके पास आई है वो 1939 में है माइनस का 21.375। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। आपको कैसे पता चलेगा जो वैल्यू आपने वाई की निकाली है वो सही है या नहीं, तो आप इसका सम लें। अगर इसका सम 0 के इक्वल आ रहा है यानी मीन्स आपकी वैल्यू वाई की बिल्कुल सही है। ये वैल्यू आपकी है स्मॉल वाई की। अब आपने इसका टोटल लेना है ताकि आपको पता चले आपकी वाई की वैल्यूज सही हैं या नहीं। देखें आंसर आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद आपने मालूम करनी है x2 की वैल्यू जो कि बराबर है x1d के, यानी वार ईयर जो आपके पास होंगे उसमें वो वैल्यू कंसीडर होगी, बाकी जो पीस ईयर है उसमें सारी वैल्यूज आपकी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाना है सम, ये x2 की वैल्यू जो कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं। x2 किसके बराबर है, x मल्टीप्लाई बाय डी। x का कॉलम आपके पास है C3, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी D3 के साथ। अब आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वॉर टाइम में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, बाकी पीस टाइम में आपकी वैल्यूज 0 हैं। हम इसका टोटल करेंगे। सम आपके पास आ रहा है 773.1। अब हम मालूम करेंगे स्मॉल x1 और स्मॉल x2। स्मॉल x1 मालूम करने के लिए हमें x को माइनस करना होगा मीन ऑफ x से, और स्मॉल x2 मालूम करने के लिए हमने जो आपके पास वैल्यू आई है अभी जो हमने मालूम की है, ये जो XD है ये वैल्यू है x2 की। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं पहले, ये वैल्यू आपके पास x2 है और ये वैल्यू जो आपके पास सवाल में दी गई है ये आपके पास बराबर है x1 के।
स्मॉल x1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले C3 माइनस 234 जो कि मीन है x1 का, फिर हम x2 मालूम करेंगे। ये वैल्यू लिखेंगे 48.31875। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वैल्यू आपके पास स्मॉल x1 की है और ये वैल्यू आपके पास स्मॉल x2 की है। अब जब हमने स्मॉल y, स्मॉल x1 और स्मॉल x2 मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे इनके प्रोडक्ट, यानी स्मॉल y मल्टीप्लाई बाय x1, स्मॉल y मल्टीप्लाई बाय x2 और स्मॉल y मल्टीप्लाई बाय, बेटा सॉरी, इस x1 x2। तो यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है x1 और y की। ये स्मॉल y ये मल्टीप्लाई करेगा स्मॉल x1 से। अब हम इसका सम मालूम करेंगे, क्योंकि B0, B1, B2 की वैल्यूज निकालने के लिए हमें इनका सम रिक्वायर्ड होता है। अब y को मल्टीप्लाई करवाएंगे x2 के साथ। इसका सम मालूम करेंगे। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे स्मॉल x1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल x2।
मैम फॉर्मूला लिखवा दें। बेटा लिखें। B1 इज इक्वल टू B1 is equal to summation of x1y multiply by summation of x2 square. ओके। Minus summation of x2y multiply by summation of x1 x2. बेटा इस वैल्यू को ये पूरा न्यूमिनेटर है, इसको डिवाइड करवाएं सब्मिशन ऑफ x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सब्मिशन ऑफ x2 स्क्वायर माइनस सब्मिशन ऑफ x1 x2 होल स्क्वायर। B2 का फॉर्मूला आपके पास है सब्मिशन ऑफ x2y मल्टीप्लाई बाय सब्मिशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस सब्मिशन ऑफ x1y मल्टीप्लाई बाय सब्मिशन ऑफ x1 x2, ये न्यूमिनेटर है, डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सब्मिशन ऑफ x2 स्क्वायर माइनस सब्मिशन ऑफ x1 x2 होल स्क्वायर। अभी ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आपके पास है x1 स्क्वायर की, और अब जो वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ, ये वैल्यू आपके पास है सब्मिशन ऑफ x2 स्क्वायर की। बेटा अब जो मैंने x1 स्क्वायर मालूम किया है, मैं उसका भी सम कर रही हूँ, जो x2 स्क्वायर किया है मैं उसका भी सम मालूम कर रही हूँ। ये अब आपके पास कंप्लीट डेटा मौजूद है, और बी नॉट की वैल्यू आपने मालूम करनी है। बी नॉट आपके पास बराबर है, वो फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है, आप उसे नोट कर लें कि बी नॉट की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बी नॉट इज इक्वल टू मीन ऑफ y माइनस b1 मीन ऑफ x1 माइनस b2 मीन ऑफ x2। मैम मेरे आंसर्स आ गए हैं B1 B2 और B0 के। बेटा मैं आंसर बताऊं? बताएं आपने जी। B1 के 0.1657 ओके और B2 का -0.108469 ओके, और और बी नॉट -2.86348। बेटा और किसी के अगर आंसर्स आए तो वो वेरीफाई कर लें इन्हीं आंसर्स को।
बेटा जो मेरे आंसर आ रहे हैं, मेरा बी नॉट का आंसर आ रहा है -2.8834। B1 का आंसर मेरे पास आ रहा है 0.1658 लेकिन पॉजिटिव, और B2 का आंसर मेरे पास आ रहा है -0.1084। देखें यहाँ पे अगर हम x2 को कंसीडर करें एज D, तो फिर हमें मीन भी इसी का लेना है और बाकी जितनी भी चेंजेस आएंगी वो x2 के हवाले से ही आएंगी। तो हम यहाँ पे इसका टोटल भी करेंगे और इसका मीन भी लेंगे। अब आप देखें आपके पास जहाँ जहाँ x2 है वहाँ पे चेंजेस आती जाएंगी। किस तरह से चेंजेस आएंगी? यहाँ पे F3 था, अब F3 वाला कॉलम हमारे पास कैंसिल हो गया, तो अब हम F3 को रिप्लेस करेंगे D3 के साथ। आप चेक कर सकते हो आपके पास जो डमी वेरिएबल है उसे हम x2 सपोज करेंगे। मॉड्यूल 1 में जो अभी मैंने आपको इक्वेशंस लिखवाई है उसमें पहली इक्वेशन जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। बी नॉट आपके पास आया है -2.57, B1 की वैल्यू आपके पास है 0.1643 और B2 की वैल्यू आपके पास है -20.8106। अब होता क्या है, ये तीनों इक्वेशन हमारे तीनों टर्म्स हमारे पास वही आ गई जो कि बुक में मौजूद थी। अब इसी डेटा पे आपने सबसे पहले y एस्टिमेटेड की वैल्यू निकालनी है। y एस्टिमेटेड मालूम करने के बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये मालूम करना है और फिर t वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जिस तरह से हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। मेरा ये वाला पार्ट तो क्लियर है, डमी वेरिएबल्स के एग्जांपल 8.2 क्लियर है, बट मैम जो लास्ट एग्जांपल आपने 8.1 आपने जो होमवर्क दिया था उसमें जी मुझे कुछ कंफ्यूजन्स हैं। बेटा पूछें। उसमें मैम हम लोगों ने जो y की वैल्यू जैसे इधर है b1 और b2 की जो y स्मॉल y की वैल्यूज हैं वो हम लोगों ने ln y से ली हैं। जैसे जी हम लोगों ने ln y की वैल्यूज निकाल के, और उसमें कंफ्यूजन है कि जब b1 में y की वैल्यूज निकालनी है तो हम लोगों ने ln y वाली वैल्यूज क्यों निकाली। और बेटा वो मॉडल के हिसाब से आपके पास जो मॉडल गिवन था वो था log y इज इक्वल टू बी नॉट कैप प्लस b1 x स्टार। अब जो स्टार की वैल्यूज थी वो मैंने आपको डिफाइन कर दी थी कि स्टार वाली वैल्यू बराबर है log के। जैसे x के ऊपर स्टार है तो वो बराबर है log ऑफ x के, b नॉट के ऊपर स्टार है तो वो बराबर है log ऑफ b नॉट के, और y के ऊपर स्टार है तो वो बराबर है log ऑफ y के। ठीक है, जब आपके पास पूरी इक्वेशन लॉग के फॉर्म में गिवन होगी तो हमारे पास जो पैरामीटर है उसे भी सॉल्व करने के लिए हम लॉग लेंगे। ओके मैम। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन बनी थी, आई थिंक आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो बी नॉट स्टार के हवाले से पूछ रही हैं। तो जो बी नॉट स्टार की जो वैल्यू थी वो आपके पास बराबर है लॉग ऑफ मीन ऑफ वाई, यानी पहले आपके पास वाई मीन जो भी होगा आप उसका लॉग निकालेंगे माइनस b1 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x1 मीन माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x2 मीन। तो इस तरह से जब आपके पास b नॉट ही लॉग की फॉर्म में, तो जो पूरी इक्वेशन होगी वो लॉग की फॉर्म में आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास b नॉट का आंसर आएगा। ओके मैम, ने वहाँ पे log ऑफ x1 और log ऑफ x2 जो निकाले हैं उसमें जी हम लोग ने t की वैल्यूज पुट की है। उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि हम लोगों ने x1 और x2 के बजाय t की वैल्यूज क्यों पुट की। बेटा t की वैल्यूज नहीं पुट की हमने, t तो आपके पास यहाँ पे कोई भी पैरामीटर ही यूज नहीं हो रहा। मैम जो बुक में सॉल्व है ना उसमें उन्होंने t की वैल्यूज t1 t2 की वैल्यूज यूज की हैं x1 x2 के बजाय। बेटा आप पेज नंबर बताएं। मैम पेज नंबर, मैम ये पेज नंबर एक मिनट 182 से ऊपर है, 8.1 एग्जाम्पल है ना 182 8.1। बेटा ये जो नीचे वैल्यूज लिखी जा रही है ना, माइनस का 3.54 और यस मैम 6.64, यस। ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपके पास जब हम स्टेटिस्टिकल टेस्ट करते हैं
स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालते हैं, उसके बाद जो वैल्यूज हमारे पास आती है ना टी टेस्ट करने के लिए, ये नीचे आपको ब्रैकेट में वो वैल्यूज दी गई हैं। अदरवाइज जो आपके पास बी नॉट कैप की वैल्यू है, यानी लॉग ऑफ बी नॉट की वैल्यू वो 1.96 है, B1 की वैल्यू 0.26 है माइनस में, और x2 की वो B2 की जो वैल्यू है वो 0.39 है। तो जो x1 log ऑफ x1 के साथ जो वैल्यू लिखी गई है वो, और जो log ऑफ x2 के साथ वैल्यू लिखी गई है वो आपके पास पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं। 2 जो 6 चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था ना, अगर आप 6 चैप्टर के बिल्कुल बेस देखें ना, पहली प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम जो हमने टी वैल्यूज फाइंड आउट किए ना, ये नीचे आपको ब्रैकेट में वो वैल्यूज दी जा रही हैं। बेटा आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, पहले उसके हवाले से भी सुन लें। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स में आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, क्विक लैग मॉडल, एलमन लैग मॉडल। तो सबसे पहले हम क्विक लैग मॉडल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है टेबल 8.3। आपने टेबल 8.3 को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि आपने किस तरह से उसे सॉल्व करना है। आपके पास क्या डेटा गिवन है और आपने किस तरह से टेबल को जनरेट करवाना है। डेटा मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन ये डेटा वर्बली आपको बता रही हूँ, आप बुक से इसे डेटा को कोट करेंगे। ईयर आपके पास है 1980 से लेके 1999 तक, यानी 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 और 1999। उसके बाद आपको y वेरिएबल जो दिया हुआ है वो इंपोर्ट्स का दिया हुआ है। इंपोर्ट्स आपके पास हैं 585.6, 584.2, 537.4, 547.8, 663.3, 656.4, 703.8, 766.1, 827.3, 866.2, 877.3, 819.2, 829.6, 873.8, 988.4, 1102.9, 1159.0, 1290, 1269.2, 1321.9, 1446.5। ये आपके पास इंपोर्ट्स हैं जो कि आपका y वेरिएबल है। x आपके पास है वैल्यू ऑफ जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहली वैल्यू आपके पास 1980 में है 19,603.6, देन 20,083.7, 19,666.5, 20,529.4, 22,020.5, 22,868.1, 23,649.6, 24,453.0, 25,473.2, 26,367.3, 26,831.6, 26,705.7, 27,520.4,
28,250.6, 29,390.9, 30,175.3, 31,252.25, 32,638.0, 34,062.6, 35,503.1। बेटा ये आपके पास है एक्स वैल्यूज जो कि जीडीपी की हैं। अब आपने करना क्या है, टेबल 8.3 गिव्स द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स वाई एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्स बोथ इन बिलियन ऑफ 1996 यानी यहाँ पे जो आपके पास बेस ईयर लिया गया है वो लिया गया है 1996 फॉर द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1980 टू 1999 और जो आपके पास टोटल पीरियड है वो 1980 से लेकर 1999 तक है। हमने यहाँ पे जो फिट करना है वो क्विक मॉडल करना है। अब किस तरह से करेंगे, मैं जस्ट आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। y और x1 आपके पास गिवन डेटा है जो कि सवाल में आपको एज अ जीडीपी दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे x1। और जो x2 की वैल्यू होगी, हमेशा याद रखिएगा क्विक मॉडल में क्या होता है, हम पहली वैल्यू यानी जो ईयर होता है पूरा ईयर गुजरने के बाद उसका डेटा लेता है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को कैंसिल करेंगे और सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू हम लिखेंगे, y की वैल्यू आपके पास मौजूद है तो x2 स्टार्ट होगा y की सेम वैल्यूज के साथ। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी जो आपके पास y की गिवन है, यहाँ पे वैल्यू आएगी जो y2 की गिवन होगी, यानी ये जो पूरा आपका कॉलम होगा यही कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे। अब y इसी तरह से जनरेट होगा और y की जो सेकंड लास्ट वैल्यू होगी वहां पे जाके ये डेटा स्टॉप हो जाएगा। अब तक करके आए, सबसे पहले हम मालूम करेंगे स्मॉल y, फिर हम मालूम करेंगे स्मॉल x1, फिर हम मालूम करेंगे स्मॉल x2, फिर हम करेंगे y1 का स्क्वायर, y की वैल्यू जो कि आपके पास एक ही है तो जस्ट आपने उसका स्क्वायर करना है, फिर x1 स्क्वायर, फिर आपने करना है x2 स्क्वायर, फिर x1y, फिर x2y, फिर x1 x2। अरे आपके पास स्क्वायर भी मौजूद है और मल्टीपल्स भी मौजूद है। इस तरह से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आपके पास b1 की वैल्यू फाइंड आउट करने का वही तरीका है, b2 की वैल्यू फाइंड आउट करने का वही तरीका है और b0 की वैल्यू फाइंड आउट करने का भी वही तरीका है। बस मॉडल में क्या चेंज है कि y वैल्यूज जो आपके पास 1980 की होंगी वही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे x2 की, लेकिन 1981 में। हमारे पास अगर यहाँ पे वैल्यू आपकी y की सवाल में जो गिवन है वो है 585.6, अगर यहाँ पे आपके पास है 585.6, यहाँ पे आपके पास जो x1 की वैल्यू है वो है 1960, बेटा सॉरी 19,603.6। तो यहाँ पे जो x2 की वैल्यू होगी वो भी आपके पास सेम है 585.6। अब अगर यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू होगी 584.2, यहाँ पे आपके पास x1 की वैल्यू है 20,083.7,
तो यहाँ आपके पास जो x2 की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 584.2, लेकिन आपके पास एयर चेंज हो जाएगा। इस तरह से वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और जो आपके पास 1998 में वैल्यू होगी y की, वही वैल्यू आपके पास 1999 में होगी x2 की। तो इस तरह से आपने कोई एक मॉडल को कंसीडर करना है और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।